हाय एवरीवन, हेलो, हाउ आर यू ऑल। आई थिंक आप बढ़िया हैं, मज़े में हैं, एकदम चंगे हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। पढ़ाई कैसी कर रहे हो? पढ़ रहे हो या बस क्लासेस ही आके ले लेते हो? क्लास लो लेकिन पढ़ लो, रिवीजन कर लो, सेल्फ स्टडी भी कर लो, चीज़ों को समझ लो, आप फिर मज़े मारो, कोई दिक्कत नहीं है। चिल लाइफ में ज़रूरी है और बना रहना चाहिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप किसके साथ जुड़े हैं? मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है यहाँ पर हमारे चैनल में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस की क्लास। ये 50 नंबर का पेपर है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास दी थी, हर्षवर्धन के काल के बारे में बताया था। आज मैं भारत में सामंतवाद, ये आपका एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। आप ठाकुर की बुक होगी तो देखोगे नया है, और सिलेबस के हिसाब से चलोगे तो यूनिट में है, कोई चैप्टर नहीं है। हम आज पढ़ेंगे कि भारत में सामंतवाद क्या था। फ्यूडलिज्म कहते हैं इंग्लिश में इसको, जहाँ तक मुझे याद है। तो भारत में सामंतवाद क्या है, इनके बारे में जानेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। फिर नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी या इसी में होगा, जैसा भी होगा, तो मैं आपको जो है गुज्जर प्रतिहार राजवंश और भी बहुत सारे, चहमान राजवंश, चौहान राजवंश, पाल राजवंश, चालुका वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे राजवंश हैं, उनके बारे में बताऊंगी। तो हमारी जो लर्निंग की ग्रोथ है वो बढ़ रही है, तो लाइक की ग्रोथ भी बढ़ती जाए, व्यूज़ की ग्रोथ भी बढ़ती जाए। टाइम पर आइए, देखिए, पढ़िए, क्लास को करिए। और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बोल के पूछ लो कमेंट बॉक्स में, हम आपको बता देंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए ताकि व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं एग्ज़ाम के टाइम में अब की बार व्हाट्सएप चैनल पर ही आपको ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस के पीडीएफ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी आप लोग के लिए मिक्स हो जाता है, तो मैं व्हाट्सएप चैनल पर उसको दूंगी ताकि लास्ट में आप एग्ज़ाम में हेल्प अपनी अच्छे से पा पाओ मेरे द्वारा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं ये आखिर है क्या, ये तो जाने। कहते हैं इंडिया में ना सामंतवाद का तात्पर्य एक उस सामाजिक संरचना से, कैसे सोशल स्ट्रक्चर से है, जो गुप्त साम्राज्य से लेकर 16वीं शताब्दी के अंत में मुगल काल तक की है। गुप्त साम्राज्य से शुरू हुई थी 16 सेंचुरी, जब मुगल काल तक की, तब के अंत तक रही है। मुगल काल 12 से लेकर 1817 तक रहा है लगभग, तब तक रही है। और गुप्तों के साथ साथ कुषाणों ने भी भारत में सामंतवाद की शुरुआत करने में प्रमुख भूमिका भी निभाई। गुप्त के साथ साथ कुषाण लोग भी थे, उन्होंने भी इस चीज को डेवलप करने में अपना अहम योगदान दिया था। अब ये आखिर है क्या? तो कहते हैं कि यद्यपि सामंतवाद शब्द आमतौर पर यूरोप में व्यवहार में आने वाली सामाजिक संरचना से अधिक जुड़ा हुआ है। यूरोप में ये पहले लागू हुआ था, वहीं से ये कल्चर बहता बहता इंडिया तक आया। और लेकिन कुछ मामूली मतभेद से के साथ भारतीय और यूरोप सामंतवाद के बीच उल्लेख की समानताएं भी थोड़ी अलग सी हो गई हैं। अब आप जानते हैं तो कुछ और समझ में आएगा। जैसा कि यूरोप के मामले की अगर हम बात करते हैं, तो सामंतवाद एक ऐसी अवधारणा है जहां जमींदारों के पास युद्ध के समय सेना बढ़ाने के बदले में राजा रानी के नाम पर जमीनें होती थी, ठीक है। बड़प्पन के स्वामित्व वाली भूमि की देखभाल और काश्तकारों के द्वारा की जाती थी, जो सैन्य सुरक्षा के बदलों में रसोइयों के साथ साथ उपजा साझा करते थे। मतलब पूरा बनाने का, पूरा वो खेती बाड़ी का राशन, जैसे कोई लड़ने जा रहा है तो लोग छोटा छोटा जिसके पास जो कुछ भी वो उसको सपोर्ट करता देता है ना, कुछ उसी तरीके से था। तो सैन जब ये सब कुछ हो रहा था तो सेना बढ़ाने के लिए सही प्लानिंग की गई थी। तो सामंतवाद की संभवती उत्पत्ति गुप्त कुषाण के साम्राज्यों में मौर्यतर का जो मतलब कि मौर्य एम्पायर का जो काल था, उसी के दौरान तो हो गई थी, लेकिन विख्यात जो है वो काफ़ी समय बाद हुए थे। शुरुआत बहुत पहले हो जाती है, फेमस बाद में होते हैं। तो कुछ उसी तरीके से इनका भी था कि एक प्रकार से कि एक के बदले कुछ और करना, फिर उसके बाद उस चीज़ पे ओवर कंट्रोल कर लेना, इस तरीके की धारणाएं हुआ करती थी। तो भारतीय सामंतवाद आमतौर पर कुछ शब्दों से जुड़ा है, वो जानो कौन कौन से। तालुकदार कहते हैं, जमींदार, जागीरदार, सरदार, देशमुख, चौधरी, घाटवाल, ऐसे अलग अलग नामों से यह काफ़ी फेमस रहे हैं इंडिया में और जाने भी गए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ जाओ तो समझ में आएगा सामंतवाद का स्वरूप क्या है। सामंतवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, इसके तहत कर्मचारी को वेतन नगद ना देकर भूमि लैंड अनुदान के रूप में दिया जाता था, समझे? बात आई समझ में? कैश नहीं देते थे, भूमि अनुदानों के रूप में देते थे।
अर्थशास्त्र में पता चलता है कि नई बस्तियों से सुरक्षा संबंधित कुछ अधिकारियों को छोड़कर राज्य के समस्त अधिकारियों को नगद वेतन मिलता था। कुछ लोगों को छोड़कर नगद देते थे, ऐसा अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला कि कैश नहीं था, उसके बदले भूमि अनुदान मिलती थी। लेकिन संभवतः दूसरी शताब्दी सेकेंड सेंचुरी के संकलित मनुस्मृति में राजस्व अधिकारी के भूमिदान के रूप में वेतन देने का उल्लेख भी है। लेकिन बहुत सारे और भी बातें जो लिखी गई उसमें भी बात लिखी हुई है कि पैसा देते थे। गुप्तकालीन स्मृतिकार भी इस व्यवस्था को कायम रखते हैं। और इतना ही नहीं, इतना तो स्पष्ट है कि हर्षवर्धन के काल में अधिकारियों को वेतन नगद ना देकर भूमिदान के रूप में पैसे वैसे सिक्के उक्के मोहर वगैरह सब में इतनी थोड़ी हुआ करती थी। उसके बदले कुछ ना कुछ वो क्रम, वो विनियम का जो नियम था, क्रय विनियम का नियम, वही होता था। तो उसी तरीके से जब काम तो करवाते, तब काम करवाते तो कुछ तो आप दोगे। तो कभी अनाज देते थे, कभी कुछ, तो उसी तरीके से भूमि देने का सिस्टम चल गया था कि आप इतना काम करो तो आपको इतनी भूमि देंगे, या उस पर आप जाके जोतो और बहुत कुछ करो। तो इस तरीके का सीन हुआ करता था, ठीक है, उस टाइम पर। और इस व्यवस्था में सामंतों को अपने सम्राट के प्रति कुछ दायित्व का निर्वाह करना होता था। पहला लेखक जो है बाणभट्ट के जो पहले लेखक, उन्होंने यह बात बोली है। हर्षचरित और कादम्बरी में सामंतों के कर्तव्य का संकेत दिया है। अपनी किताब में जो लिखी थी उसमें सब कुछ बताया है कि क्या क्या करना था। तो सामंत का मुख्य कर्तव्य तो अपने राजा के सेना संगठित करना। जो सामंत होते थे वो अपने राजा के लिए जो सेना वगैरह होती थी उनको कलेक्ट करते थे, लोगों को उसमें जोड़ते थे, मतलब बढ़ाने का और बड़ा करने का बलपूर्वक। वार्षिक कर देना, साल भर का टैक्स देना, प्रतिवर्ष राजा के दरबार में उपस्थित रहना, खड़े रहो वहाँ पर जाकर, अपनी वफादारी को निभाओ, सम्राट के सामने मनोरंजक में भी हिस्सा लेते थे। तो ऐसे ऐसे भी काम वगैरह उन लोग को करने पड़ते थे, और वो लोग करते थे क्योंकि उसमें बातें लिखी हुई थी कि आपको ये सारी चीज़ें माननी होंगी। और कुछ लोग ज़बरन मानते थे, कुछ लोग खुद से मानते थे, कुछ लोग मजबूरी बस मानते थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी, सबकी अलग अलग धारणाएं थी। तो इस तरीके से हुआ करता था, ठीक है। देखो, इसी प्रकार से सामंत सैनिक और प्रशासनिक दृष्टि से ही नहीं, अपितु सामाजिक दृष्टि से सामंत पद्धति का यह लाभ था कि केंद्र से प्रशासित नौकरशाही की आवश्यकता नहीं रह जाती थी, क्योंकि फिर इक्वल इक्वल थोड़ा दिखने लगता था, क्योंकि वो उनकी हेल्प, वो उनकी हेल्प। इस सामंतवादी ढांचे में हुई विविध उप सामंतों की वृद्धि के कारण भूमि से प्राप्त होने वाली आय अनेक भागों में बढ़ जाती थी। लेकिन एक प्रॉब्लम भी थी ना, कि जैसे कि मिला तो खेत है, पूरा प्रोपराइटर तो बन नहीं गए हो आप। लेकिन क्या होता था कि जो वहाँ से उपज होती थी वो कई लोगों में बढ़ जाती थी, क्योंकि वो लोग एक ही दिन एक जगह रह कर नहीं, कई लोगों का काम करते थे। तो दूसरी ओर राजा की स्थिति ऊपर से कमज़ोर हुई, और नीचे के जो कृषक लोग थे वो कमज़ोर होते थे, क्योंकि राजा भी थोड़ा सा कमज़ोर होता गया। क्योंकि सेना, राजा की सेना तो बन रही है, चीज़ें हो रही, लेकिन जब उपज नहीं है, काम नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो डाउनफॉल तो सबके लिए आएगा ना। तो बिचौलियों की संख्या में वृद्धि हो गई। लेकिन जो बीच के थे, ठीक है, जो दलाल हुआ करते थे, बिचौलिए, उनकी संख्या बढ़ गई थी, और उनकी आय भी उनसे लेते थे, राजा तक पहुंचती नहीं थी। राजा को सारी बात, क्योंकि राजा तो किसी को कष्ट नहीं देना चाहता है ना, राजा किसी को कष्ट नहीं देना चाहता है। लेकिन जो बीच के लोग थे वो उसका मजा मारते थे। उधर बेचारा वो कृषि के जो किसान था वो भी परेशान है, और जो राजा है वो भी परेशान है। तो बिचौलियों की तो बड़ी हिम्मत बढ़ गई थी, उनके हाथ में दोनों तरफ लट्टू थे। तो ऐसा भी बहुत दिक्कत देखने को पड़ा। देखो, सामंतवाद में बहुत परेशानियां भी, इनके बारे में बहुत डिटेल में नहीं घुसती हूँ, क्योंकि मालूम है ज़्यादा प्रश्न बनाने, बहुत कम ही प्रश्न बनाए, इसलिए मैंने बड़े छोटे में बताया। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एक लाइव एग्जांपल बताऊं। जैसे एक किसान है, ठीक है, वो किसान क्या करता है, जाके आलू अपने खेत में या मटर अपने खेत में लगाता है। अब क्या होता है कि उस मटर को उसने लगाया है, वो अपनी मटर से 1 किलो मटर 30 रुपए की मिल रही है। तो वो बेचारा जब उसको ले जाके मंडी में, जो आढ़तिया वाले होते हैं, मंडी में आढ़तिया बोलते हैं ना, कि वो फलाने आढ़तिया वाले हैं, या बोलते हैं कि नहीं, जाओ मंडी जाओ, दुनिया देखो, पता चलेगा। तो उस आढ़तिया वाले ने जब किसान से 30 रुपए में लिया, और 30 रुपए में ले 1 किलो मटर उस बंदे ने 30 में ली, 28 30 में ली, और उसके बाद 28 30 में लेने के बाद उसको 40 में बेचा, तो 12 रुपए प्रॉफिट हो गया। तो 12 रुपए का प्रॉफिट उसका हो गया, उसने उसको बेच दिया और उसको कोई और ले गया। तो जो आढ़त वाले को 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वो किया ही क्या था, दुकान लगा के बैठा हुआ था, हरी मटर हरी मटर, ताज़ी मटर हरी मटर, और करके बेच दिया, और मंडी में सुबह सुबह सब बिक जाता है। तो बिचौलिया वाला कौन हुआ, आढ़त वाला हुआ, उससे लिया 28 में। भाई धंधा है तो ठीक है, धंधा करो, कोई दिक्कत नहीं। तो यही सामंतवादों के साथ भी वो, यही सामंतवाद प्रथा है कि इसमें जो है बीच के लोगों ने मज़ा मार लिया, इधर राजा भी फंसा था, इधर किसान भी फंसा था, और कर भी भरना पड़ता था।
तो ये काफ़ी बेकार सी पद्धति भी कहलाई है, जो कि कहीं से और थी, वहाँ से ले आकर यहाँ पर अपनाई गई, जो कि सक्सेसफुल नहीं रही थी। तो इनके बारे में छोटी सी डिटेल जो मैंने बता दी, बहुत परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत ही कम प्रश्न बनता है सामंतवाद से। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राजपूतों की उत्पत्ति हुई कहाँ से। जितने राजपूत हैं वो जान लेंगे आज यहाँ पर, ठीक है। अच्छा आओ अब बात करते हैं। अच्छा ये एक बात बताइए, लाइक तो कर लिया कि नहीं? क्योंकि मैंने लाइक करने के लिए नहीं बोला, स्टोरी के नुमा बता रही हूँ। स्टोरी याद है तो पढ़ ले जाओगे, कर ले जाओगे, लिख लोगे, गारंटी है मेरी। नई स्टोरी के रूप में समझोगे, सोचोगे लो मैं एक लाइन याद करूँ, तो फिर भैया याद ही करो, ये होने वाला नहीं है। स्टोरी नुमा समझो, लिख लोगे, सब लिख लोगे, सारे के सारे लिख लोगे, ठीक है। चलो फटाफट क्लास को लाइक करो जो नहीं किया है, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। जो बजा चुके हैं बहुत अच्छे हैं, जो नहीं बजाए वो और अच्छे हैं, लेकिन ज़रूर बजा दें। अच्छा ये देखते हैं क्या इनकी उत्पत्ति बड़ी हुई। इनके बड़े कम प्रश्न हैं, लेकिन सिलेबस में दिया है तो बता देते हैं। राजपूत शब्द की उत्पत्ति 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। राजपूतों ने 6 सेंचुरी से 12 सेंचुरी के बीच में अपने इतिहास को मतलब रचा, स्थान पाया, इनका भी कुछ नाम हुआ। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों ने कई सारे सिद्धांत का उल्लेख भी किया है। कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है, इस सिद्धांत के अनुसार राजपूत की उत्पत्ति विदेशी मूल की थी। कुछ लोग बोलते हैं बाहर से आए थे, ठीक। और उनके अनुसार राजपूत कुषाण, शक और हूणों के वंशज के थे। मतलब कुषाण लोग जो आए थे वहाँ से आए थे, राजपूत बन गए। शक लोग आए थे, उनसे आए थे, उनके आए थे, उनके, मतलब सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी अपनी किताबों में अपनी अपनी स्टेट में अलग अलग बातें कह कर रखी हैं। उनके अनुसार राजपूत की उत्पत्ति अग्नि पूजा के लिए किया गया था। अग्नि पूजा के लिए मतलब अग्नि के कुंड से कहे गए थे। यही कुषाण शक भी कहते थे, और इसी कारण से उनकी उत्पत्ति शकों कुषाण से भी कही जाने लगी कि कुषाण और शक जो थे वो सेम बात बोलते थे कि अग्नि पूजा जो की गई थी, वो अग्नि की पूजा की गई अग्निदेव की, तो ये ठाकुर लोग पैदा हुए हैं। तो ये बात जब कई सारे लोग सहमति देने लगे तो लोगों को लगा कि हाँ हो सकता है भाई अग्नि की पूजा की गई हो और ये राजपूत वहाँ से पैदा हुए हों। तो इसी तरह से दूसरे सिद्धांत में राजपूतों को किसी भी विदेशी मूल संबंधित नहीं माना गया। कुछ लोग फिर जब दूसरा बात पढ़ी गई, दूसरे लोग लिखे हैं, तो वो बोले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इन्हें बल्कि उन्हें क्षत्रिय जाति से संबंधित किया गया है। दूसरे श्लोकों में मतलब दूसरे ग्रंथों में, दूसरी किताबों में इनको राजपूत के बजाय क्षत्रिय बोला गया है। और इसी संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि अग्नि की पूजा की जाती थी, क्योंकि आर्यों के द्वारा भी इनकी संपादित किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेनली जो खूब ज़्यादा लोगों ने कहा वो ये कहा कि अग्नि कुंड से पैदा हुए हैं, ठीक है। आग की दहकती हुई ज्वाला से ये अग्नि कुंड से निकले हुए राजपूत, ऐसा इनके बारे में है। तो ये हम लोग ध्यान के चलते हैं कि ये वहाँ से हुए हैं, ठीक है। तो ये इतनी बातें मैंने आपको इनके बारे में बताई। मुझे उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम आपको हुई नहीं होगी। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि ये राजपूतों की उत्पत्ति का जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक, और ये सामंतवाद का टॉपिक है, ये आपको ध्यान रखना है। इतना ही था आज की क्लास में, इतनी छोटी सी करूँगी, आपको बता दूंगी। अब मैं आपकी कल की क्लास जो होगी काफ़ी लंबी और बड़ी होगी, क्योंकि उसमें मुझे आपको जो क्या कहते हैं पाल राजवंश, गुज्जर प्रतिहार राजवंश, चैमान, तो उसमें से ये हैं कुल मिलाकर शायद 7 है, तो 50 से ज़्यादा भी, लेकिन 50 आपके सिलेबस में नहीं दिया, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ 6-7 दिए गए। तो 6-7 में मैं 3-3 2-2 करके आपको बता दूंगी, तो 2 दिन में ओवर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ के और भी जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मैं एक बात चाहती हूँ कि जो ये नवरात्रि का सीन आने वाला है आगे, दशहरा, तो आधे से ज़्यादा कोर्स हमारा कवर हो, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत समय नहीं बचा हुआ है। अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।